बीजेपी की भी टीम है तो भैया आप भी जेल जाओ, आप भी मुकदमे रासू का लगवाओ, आप भी 2-3 महीने की जेल काट खाओ, आप भी रोज सड़कों पे लड़ो और संसद में भी लड़ो। आप बताओ EWS पे आ जाओ आप। गुर्जर आरक्षण कर रहे हैं, आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं लंबे समय से, 73 गुर्जरों ने शहादत दे दी। अब तक केंद्र ने, भाजपा की सरकार ने 9वीं अनुसूची नहीं डाला। कोई धरना प्रदर्शन हुए, कहीं रैलियां हुई, लेकिन आपने 3 दिन में, एक दिन में लोकसभा में, एक दिन में राज्यसभा में और एक दिन में राष्ट्रपति की मोहर लगा के कानून बना दिया। तो ये जनता सब देख रही है कि आपने कभी अमित शाह को कहा किसी की जाति का नेता है? क्या कभी कहा योगी को आप केवल राजपूतों के नेता है? क्या आपने मोदी जी को कहा किसी वर्ग के नेता है? भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से आई है वो हिंदू की राजनीति, धर्म की राजनीति, लाउड स्पीकर राजनीति, कब्रिस्तान समिस्तान की राजनीति करती है। उसमें आप बराबरी की बात कर रहे हो, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हो, वो पेशाब कर रहे हैं दलितों के मुंह में। उत्तर प्रदेश में कोई भी बजरंग दल, RSS जब गुर्जरों के मान सम्मान की बात आई है, किसी लड़ाई में साथ नहीं खड़ा हुआ। तो ये जो भाजपा का गुर्जर विरोधी चेहरा है ना, ये सब पूरे देश के 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर अब पहचानने लगे। के साथ गठबंधन कर रहे हैं 27 में, अखिलेश यादव के साथ, कांग्रेस के साथ। रविंद्र भाटी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे 27 में? आप चाहते हैं कि खुद आप चुनाव लड़ें या संगठन में काम करने का मन है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और जाति का तड़का खूब लगाया जा रहा है। सत्ता पक्ष पर आरोप लग रहा है कि वो जाति को दिमाग में रखकर उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि कहीं ना कहीं जातिगत सियासत उत्तर प्रदेश पर हावी हो गई है। तो वहीं विपक्ष भी ऐसी जातिगत राजनीति के मुद्दों को भुनाने से पीछे नहीं हट रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौजूदा दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर कई तरीके के बड़े आंदोलन और बड़ी जनसभाओं को करने का ऐलान कर दिया गया है। आज बात आजाद समाज पार्टी की होगी कि आजाद समाज पार्टी किस विचारधारा को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही है। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। भाटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सचिन भाई, भाटी जी हम देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की बहुत बड़ी रैली हुई है, उसके बाद चंद्रशेखर जी के कई कमेंट्स आए, कई ट्वीट आए। हालांकि वो अपना नेता उनको बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये हो रहा है कि नहीं, मायावती जी के उदय से अब चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं नुकसान होगा उस चीज़ का। देखिए इसमें सचिन भाई, यदि आपने उदय की बात की है तो उदय तो चंद्रशेखर भाई का हुआ है और उगते हुए सूर्य को कोई रोक नहीं सकता। और सूर्य सबसे बड़ा उदाहरण है कि सबको समान न्याय और सबको समान नज़र से देखना। सूर्य यदि प्रकाश देता है तो वो जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से नहीं देता, वो जब निकलेगा तो सबको उजाला देगा। उसी तरह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उदय भी संघर्ष से, संघर्ष की भट्टी में तबके आंदोलनों से पैदा हुए और उस गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, अंतिम छोर वाले व्यक्ति की पीड़ा जानते हैं। देखिए मैं ये जब इस तरह के लीडरशिप डेवलप होती है तो उसका समाज को बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं ये सवाल भाटी जी इसलिए पूछ रहा हूँ कि मायावती जी पर तो ये आरोप अब आकर लगे हैं पिछले 1 दशक में कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, लेकिन मायावती जी ने तो खुले मन से ही कह दिया कि दलाल और बिकाऊ जैसे शब्दों का इस्तेमाल। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर पर भी आरोप लगते हैं कि वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, यदि किसी नेता पे कोई सत्ता उसे रोकने के लिए उस पर रासू का लगाए, उसे 16 महीने की जेल भेजे, मतलब सत्ता से संरक्षित गुंडे उस पर जान लेने का हमला करे, देवबंद में हमला हुआ था। NRC के मामले में 2 महीने की जेल यदि देश में किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काटी, चंद्रशेखर आजाद जी। रविदास मंदिर आंदोलन हुआ तुगलकाबाद दिल्ली में, 2 महीने तिहाड़ जेल में रहा, लाठियों से बहुत यातनाएं दी गई। यदि इतने सत्ता के प्रखर बिल्कुल सत्ता के खिलाफ उसकी नीतियों का विरोध करें, सड़क पे लड़ें, संसद में लड़ें और उसके बाद सत्ता जेल भेजे, मुकदमे लगाए, फिर भी यदि कोई कहे, ये आरोप फिर भी यदि कोई कहे बीजेपी की भी टीम है तो भैया आप भी जेल जाओ, आप भी मुकदमे रासू का लगवाओ, आप भी 2-3 महीने की जेल काट खाओ, आप भी रोज सड़कों पे लड़ो और संसद में भी लड़ो। क्यों नहीं लड़ते? सड़कों पर तो मायावती ने भी संघर्ष किया, ऐसा तो नहीं है कि वो भी आकर के एकदम से बन गई है नेता। बहन जी ने अपने समय में संघर्ष किया है, तो चंद्रशेखर जी आज अपने समय चंद्रशेखर भाई भी सम्मान करते हैं। लेकिन वर्तमान और भविष्य और ये भूतकाल 3 चीजें होती है। महापुरुषों ने जो पहले हुए उन्होंने भी काम किए, काशीराम साहब ने काम किए, बाबा साहब ने काम किए, ज्योतिबा फूले जी ने काम किए। अब हम उनके सब प्रेरणा लेके, चाहे उसमें बहन जी को भी जोड़ लो, उनसे प्रेरणा लेके यदि हम कुछ करना चाहते हैं गरीब मजदूर किसान के लिए, शोषित वर्ग के लिए, तो उसमें सब लोगों को प्रोत्साहन करके उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उत्साह घटाना चाहिए।
लेकिन जब आप बात करते हैं कि शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, एक फॉर्मूला दे रहा है समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है, जिसमें कह रहे हैं कि पीडीए है, जिसमें पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, तो आज़ाद समाज पार्टी के पास कौन सा फॉर्मूला है? देखिए, फॉर्मूला बनाना ये मार्केटिंग या जो प्रमोशन का जरिया वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना, असली जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसमें सब जातियाँ आ जाती हैं। फिर उसके अलावा यदि जातीय, क्योंकि जातीय आधारित राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है, यदि जातियों की भी बात करें तो पश्चिम में सबसे ज़्यादा दलित है, मुसलमान है, ओबीसी में गुजर जाट है, अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं। तो इसके सिनेरियो के आगे कोई कुछ भी बना ले, वो टिकता ही नहीं। जैसे समाजवादी और ये सब इस समय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से प्रभावित होकर, पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उनके साथ तेजी से जुड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के पास तो पहले एमवाई समीकरण था, चाहे बिहार की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों इसी फॉर्मूले पर काम करते थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि नहीं भाई, दलित जो है वो कहीं ना कहीं मायावती को ऐसा देखने लगा है कि वो बीजेपी के लिए काम करती हैं। चंद्रशेखर के पास जब बात आती है तो उन पर भी इस तरीके के आरोप लगने लगे हैं। तो ये जो पीडीए नया फॉर्मूला अखिलेश यादव ने ईजाद किया है, तो इसमें ऐसा बीजेपी को भी लगता है कि ये दलित कहीं अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 37 सीटें जो है इंडिया गठबंधन ने जीते, अगर 5 मल्टीप्लाई भी करें तो 160 से ऊपर का ये आंकड़ा बैठता है। तो लगभग सरकार बनाने के नियरेस्ट हैं अखिलेश यादव 2027 में जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, चंद्रशेखर कहाँ खड़े हैं उस दौर में? क्या वो देख रहे हैं कि गठबंधन कोई कर ले या हमें कोई जोड़ ले, तो वो अभी अकेले नजर आ रहे हैं? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी की कोर कमेटी का, पार्टी की स्पष्ट नीतियाँ, स्पष्ट निर्देश है। हमारा गठबंधन सीधा जनता से उनके मुद्दों को लेकर है। उसमें चाहे दलित उत्पीड़न के मामले जिस तरह बीजेपी सरकार में बढ़े, चाहे हमारा पिछड़ों की बात हो, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला आंदोलन देखा था कितना घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे मंडल कमीशन की शर्तें जो आज तक भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों से वोट तो ले लेती है, उनको ठग लेती है, चाहे हिंदुत्व के नाम पे, चाहे उनको धर्म के नाम पे, लेकिन जब उनके हक अधिकार की बात आती है तो बहुत पीछे चली जाती है भारतीय जनता पार्टी। अब यदि बात करी जाए तो पिछड़ों में भी सबसे ज्यादा पश्चिम में है गुर्जर, और दलित मुसलमान के साथ यदि गुर्जर मिल जाए तो सत्ता में आने से कोई नहीं रुक सकता। उसके साथ पिछड़ों में जाट समाज भी है, कश्यप भी है, पाल भी है, प्रजापति भी है, इन सब का भी प्यार हमें मिल रहा है। तो पश्चिम में सिनेरियो कोई बचता ही नहीं। और जब आप समता मूलक समाज की बात करते हैं, सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं, ये बात तो अखिलेश यादव पर भी लागू होती है कि भाई आपके इस फॉर्मूले में अगड़े कहाँ हैं? फिर तो आप अगड़ों को छोड़ दीजिए, आप ये कहिए कि भाई ब्राह्मण हमारे साथ नहीं जाएगा, राजपूत हमारे साथ नहीं जाएंगे, जो और वैश्य समाज है वो हमारे साथ नहीं जाएगा, तो फिर कहाँ बना समता मूलक समाज? यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, यही आपने उठा ली कि भाई दलित, मुस्लिम, गुजर और जाट, तो अगड़े कहाँ गए, वैश्य कहाँ गए? इसमें कहाँ जगह मिलती है उन लोगों को? अगड़े और वैश्यों की बहुत सारी पार्टियां हैं, तो उनको छोड़ करके समाज का निर्माण हो सकता है? नहीं, जो मानवतावादी अगड़ों में, स्वर्णों में, जनरल जाति में मानवतावादी लोग हैं, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो आदमी को आदमी कहते हैं, मानव को मानव कहते हैं और समता मूलक समाज की कॉन्सेप्ट पे फॉलो करते हैं, उनका पार्टी में स्वागत है, उनको साथ लेंगे हम। लेकिन जो अनिल मिश्रा जैसे हैं, जो महापुरुषों का अपमान करते हैं, जो एक ही जाति की बात करते हैं, जो कहीं भर्ती हो वहाँ एक ही जाति को पद देते हैं, जो कोई थानों में पोस्टिंग हो एक ही जाति को देते हैं, वो एक ही जाति को टारगेट, अपनी जाति को थानों में, पोस्टिंगों में, नौकरियों में भरते हैं, तो उन लोगों की यहाँ कहाँ गए? उनको तो सब कुछ मिल ही रहा, लिटरल एंट्री के द्वारा। सचिन भाई, उनको तो पदों पे घुसेड़ा जा रहा, उनको प्रमुख सचिव बनाया जा रहा। देखिए, आप बताओ, ईडब्ल्यूएस पे आ जाओ आप, गुजर आरक्षण कर रहे हैं, आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं लंबे समय से, 73 गुजरों ने शहादत दे दी। अब तक केंद्र ने, भाजपा की सरकार ने 9वीं अनुसूची नहीं डाला। और वो जो 10% आरक्षण दिया गया, पहले कहते थे 50% की लिमिट है, उस ऊपर नहीं जा सकते। ठीक, कहीं आंदोलन हुआ, किसी ने मांगा था वो 10% ईडब्ल्यूएस, कहीं कोई धरना प्रदर्शन हुए, कहीं रैलियां हुई, लेकिन आपने 3 दिन में, एक दिन में लोकसभा में, एक दिन में राज्यसभा में और एक दिन में राष्ट्रपति की मोहर लगा के कानून बना दिया। तो ये जनता सब देख रही है, इनकी कथनी करनी में अंतर है। हम तो कहते हैं कि जिन्हें वहां पर न्याय नहीं मिल रहा, किसी के साथ शोषण आता, हम तो लड़ाई भी लड़ने जाते हैं। तो ये बताइए बाटी जी, 1974 में वामसेव बना और 1984 में बसपा का गठन हुआ, तो ये जो दलितों के नाम पर जो वोट लेने की सियासत इस देश में शुरू हुई, चाहे पहले कांग्रेस की बात कर लीजिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है दलित वर्ग को कि जो भी हमारा नेता बनेगा
हम नए नेतृत्व की तलाश में जरूर हैं, लेकिन जब आप लाखों रुपए की माला मंच पर पहनेंगे और आपके सैंडल हवाई जहाज से आएंगे, तो दलित वर्ग का क्या किया बहन जी ने और उस विचारधारा ने क्या किया जो दलितों की वोट लेकर आगे बढ़ते हैं? देखिए, मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो दलित नेता का प्रचार मीडिया करती है, ये भी बिल्कुल मैं इसे गलत मानता हूँ, और ये गलत भी है। क्या आपने कभी अमित शाह को कहा किसी जाति का नेता है? क्या कभी कहा योगी को आप केवल राजपूतों के नेता है? क्या आपने मोदी जी को कहा किसी वर्ग के नेता है? क्या आपने किसी को कहा भारतीय जनता जर्नल जो समाज के, तो सब समाज के नेता रहेंगे। और यदि कोई सब समाज की लड़ाई लड़े, भाई चंद्रशेखर आजाद ने जाटों की लड़ाई लड़ी, गुजरों की लड़ाई लड़ी, मुसलमानों की लड़ाई लड़ी, दलितों की, पिछड़ों की, सबकी लड़ाई लड़ी, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, उनको कह रहे हो आप दलित नेता? भाई वो सबकी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें क्षमता है सबको साथ लेकर चलने की, लीडरशिप के गुण है, पूरे देश में उन्होंने इसको सिद्ध किया है। तो उनको दलित नेता ना कह के उनको भी हमको सब समाज का नेता। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन मीडिया हमेशा जब भी कोई सवाल करती है, चंद्रशेखर आजाद आप दलितों के नेता हैं, आप दलितों पर राजनीति करें। अरे भाई क्यों कॉपीराइट है? अगर यहाँ पे ये तो बीजेपी के तो सब जातियों पर करेंगे नेता, और हमारे जो आजाद समाज पार्टी राष्ट्र है वो एक दलित में ये आरोप तो विपक्ष लगाता है ना कि देखिए ठाकुरवाद कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ओबीसी से आते हैं देश के प्रधानमंत्री। जिस दिन मीडिया अपने संबोधन में सब समाज के नेता कहना शुरू कर देगी तो ये आरोप कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। देखिए, ये तो एक विचारधारा है, जैसे अखिलेश यादव अलग तरह की राजनीति करते हैं, चंद्रशेखर अलग तरीके की राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमने देखा 80-90 का दौर था और ये कहा गया कि भाई ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, लेकिन आप उन्हीं ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। कब बोले मुझे वो बताइए, एक स्टेटमेंट बताओ। पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता, ये सब ब्राह्मणों ने लिखे हुए ग्रंथ हैं सारे। देखो सुनो, बीजेपी से तुम सर्टिफिकेट लेंगे नहीं हिंदू का। हिंदू जो है वो हिंदू है, लेकिन हिंदू होने का कोई इसमें हमारा ये नहीं है कि हम हिंदू हैं उसे ढोल बजाते फिरें। भाई वो तो है, वो जाति राजनीति में क्या है, राजनीति में सबको साथ लेके चलने की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से आई है वो हिंदू की राजनीति, धर्म की राजनीति, लाउड स्पीकर राजनीति, कब्रिस्तान समस्तान की राजनीति करती है। उसमें मुद्दे पे कभी बेरोजगारी पे बात करी, कभी शिक्षा पे बात की। तो आपसे पूछ रहा हूं कि लोगों को गरीब ब्राह्मण जो मानवतावादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनका पार्टी में स्वागत है। कल तुम लेकर आओ और उसको हम पार्टी में जो जहां कहो वो ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर को सबको साथ लेके चलना है। अब ये नारों की जरूरत अब नहीं चलेगी ना कि जो पुराने जमाने में मायावती के टाइम पर लगे। हमारी पार्टी का कहाँ नारा है? हमारी पार्टी का नारा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहन जी ने सबसे ज्यादा हक अधिकार 85% लोग। नहीं, बहन जी का नारा दूसरा है, आप देखना सर्च करना। हमारे सबसे ज्यादा 85, हाँ हमारी पार्टी का नारा बहुजन हिताय बहुजन, उनका सर्वजन है। चलिए, फिर उसके बाद जो मानवतावादी लोग हैं, जर्नल कास्ट के लोग हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं, जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, भेदभाव में विश्वास नहीं रखते, उनका भी पार्टी में स्वागत है। तो हमारी पार्टी जो वंचित वर्ग है 85%, तो इसका बड़ा वंचित वर्ग है जिसे लंबे समय से उसकी उपेक्षा की गई, हक अधिकारों से, नौकरियों से। आप बताओ, आरक्षण को सारा बीजेपी ने प्राइवेट कर दिया, तो आरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से तो खत्म ही कर दिया ना। जब कहीं कोई प्राइवेट हो जाएगा तो कहां किसको आरक्षण मिलेगा? कैसे बराबरी होगी? आप बराबरी की बात कर रहे हो, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हो, वो पेशाब कर रहे हैं दलितों के मुंह में। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो दलितों पे एनसीआरबी का डाटा है, सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए सचिन भाई। पेशाब आज पिलाने की घटना हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उस समाज के लोगों ने, स्वर्ण समाज के लोगों ने दलितों का बहिष्कार कर दिया। अरे वो बेचारे वैसे ही पीड़ित, उन पर जमीन नहीं है, उन पर खेत नहीं है, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। आप उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाओगे? आप वोट के लिए तो उनके पैर भी धोने को तैयार हो, और जब वोट ले लेते हो, जब उसके बाद तुम कि ये दलित है, ये स्वर्ण है, ये आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? मैं हिंदू मानता हूं, लेकिन बीजेपी के किसी दफ्तर से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ना आरएसएस के से, ना बजरंग दल से। क्योंकि जब जब गुजर के हक अधिकार की आती है तब बीजेपी उनको हिंदू नहीं मानती, तब उनको गुजर कहती है। आपको लगता है कि कोई भी बजरंग दल, आरएसएस जब जब गुजरों के मान सम्मान की बात आई है, किसी लड़ाई में साथ नहीं खड़ा हुआ। 73 गुजर राजस्थान में मरे, किसी बजरंग आरएसएस ने ये कहा सचिन भाई, अगर भाई ये हमारे हिंदू भाई हैं, इनकी लड़ाई लड़े। जब सुदीक्षा भाटी का प्रकरण हुआ तब आकाश गुजर को हुआ, किसी ने कहा भाई ये हिंदू है, इसकी गलत इसका एनकाउंटर हो, इसे न्याय मिले, इसके घर को नौकरी मिले। जब गुजर सम्राट मीर भोज जो हिंदू राजा थे, तब उनका अपमान जगह जगह हो रहा है। कोई बीजेपी का, कोई बजरंग दल, कोई आरएसएस, कोई मीडिया कह रहा है अगर ये चक्रवर्ती हिंदू सम्राट का अपमान हो रहा है। अब जब वो गुजर हो जाते हैं, तो ये जो भाजपा का गुजर विरोधी चेहरा है ना, ये सब पूरे देश के 12 प्रांतों में रहने वाले गुजर अब पहचानने लगे। और जब गुजर अपनी पे आता है, अभी तक तो ये बहकावे में देशभक्त कौम थी, सीधी कौम थी,
भाजपा इनको बहका लेती थी। ये भुसभर देगा चुनावी रूप से। आप तो गुजरों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ राजकुमार भाटी ने बीड़ा उठा लिया कि मैं समाजवादी की तरफ जोड़ूंगा गुजरों को, तो वो गुजरों को लेकर चल रहे हैं, आप भी गुजरों को लेकर चल रहे हैं, तो फिर डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा? कौन किस पार्टी में सचिन भाई किसको लेकर चल रहा है, हमारा अपना कर्म है, मेरी अपनी सोच है। मेरी अपनी सोच ये है कि जिस जाति में मैंने जन्म लिया उसको मैं कुछ लौटाऊं, पे बैक सोसाइटी। मेरी बात सुनिए, पहले मैं अपनी बात बता रहा हूं। जिस जाति में मैंने जन्म लिया, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं उसको लौटाऊं। देखो, इंसान यदि बनाया, वो भी गुजर जाति में, गुजर एक जाति नहीं, एक संस्कृति है। इसमें मुस्लिम गुजर भी है, सिख गुजर भी है, हिंदू गुजर भी है। तो मेरा मतलब है कि मेरे खून का एक एक कतरा समाज के को समर्पित है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है। जिस जाति में मैंने जन्म लिया, मैं लड़ाई लड़ूंगा। उसके अलावा अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। गुजर एक संस्कृति भी है। इसमें वो गुजरी की कोख से कलेजा लेकर पैदा होता है। गरीबों की मदद करें, किसानों की मदद करें, मजदूरों की, मजलूमों की, मुसलमान, जहां भी अन्याय हो वो तो सबकी लड़ाई लड़ता है। और वही लड़ाई में एडवोकेट मैं वही लड़ाई एडवोकेट राजनीति में पूरे देश यही तो अपेक्षा हर पार्टी, चंद्रशेखर भाई की पार्टी वो भी गुजरों की बात, यही राजकुमार भाटी, अखिलेश यादव वो भी गुजरों की बात। यही पीड़ा है हमारे अंदर, बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं। यही पीड़ा है सचिन भाई हमारे अंदर। गुजर समाज की लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा की गई, जो मान सम्मान इनको मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सबसे ज्यादा गुजरों ने वोट दी 2014 से शुरुआत करके। कोई कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में है? एक बता दो। 131 सीटों पर गुजर समाज रहता है। कोई राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हो, कोई केंद्र में कैबिनेट मंत्री हो, कोई प्रदेश अध्यक्ष हो, उपराज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, क्या दिया है? आखिर बीजेपी ने अपमान के अलावा चंद्रशेखर आजाद क्या देंगे? चंद्रशेखर भाई ने बिना, उनकी सरकार ना तो प्रदेश में बनी ना केंद्र में, बिना उसमें रहते हुए उन्होंने सबसे पहले हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया। हमारी पार्टी के फ्लैक्स में गुजर सम्राट मीर भोज, धन सिंह कोतवाल की फोटो लगती है। जहां जहां गुजर समाज की रेजिमेंट की मांग उन्होंने उठाई, धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न, जो हमारे 1857 क्रांति के जनक थे, भारत रत्न देने की मांग उठाई सचिन भाई। और जब जब समाज पे, ग्वालियर में आचार संहिता लगी हुई थी मध्य प्रदेश में, कोई नेता अपने देश में इतिहास में ऐसा नहीं देखा होगा कि आचार संहिता में, क्योंकि उसकी हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, आंदोलन के लिए जा, जेल भरने जाए। एक दूसरा उदाहरण बता दो, गुजर समाज के लिए गए, हमारे साथ गए। उनके अलावा गुजर गौरव यात्रा में आपने इंटरव्यू किया था, आपके इंटरव्यू में कही उन्होंने 2500 मुकदमे मुझे पे लगा दो, गुजरों मत लगाओ। अब दादरी का, मेरठ का प्रकरण, जेल भरो, आंदोलन गए। मैं कहने लगे मेरी सदस्यता भी 7 बार जाए तो 7 बार चली जाए, लेकिन मैं गुजर समाज की लड़ाई को ऐसे ही लड़ता रहूंगा। तो ये बताइए भाटी जी, अब जैसे 27 का चुनाव आ रहा है, तो कहां गठबंधन में खड़ी है? अकेला कैसे करें? चंद्रशेखर जी अकेले कैसे चुनाव लड़ेंगे? चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना सारा काम, रात दिन दिल से लड़ाई लड़ी समाज की। ये मेरे समाज को देखना है, उन्होंने सबको वोट देकर देखिए, वो उनको समाज को देखना है कि हमें जिस भाई ने हमारे लिए हमेशा साथ दिया है, हमेशा हमारी आवाज उठाई है, उसके हाथ मजबूत करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। वो तो हमारा समाज तय करेगा। हाथ हम तो अपने समाज के ऊपर छोड़ते हैं इस बात को। सब पार्टियां देख लिया आपने, आपकी लड़ाई यदि सबसे ज्यादा लड़ी और आपको उम्मीद आगे भविष्य में कोई लड़ सकता है, तो आप अपना आशीर्वाद देना, प्यार देना। किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं 27 में? अखिलेश यादव के साथ, कांग्रेस के साथ? हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सार्वजनिक, जो हमारी लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो संयुक्त रूप से जो पार्टी के सीनियर लोग उनको बैठ, आप चाहते हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, आप भी तो चाहते होंगे भाई सत्ता में आया जाए। मेरा व्यक्तिगत चाहने से ज्यादा मेरी पार्टी महत्वपूर्ण है, हमारी कोर कमेटी महत्वपूर्ण है। कोर कमेटी, आपको लगता है कि अकेले सत्ता में आ सकते हैं चंद्रशेखर? अकेले सत्ता में आ सकते हैं? कोर कमेटी का सदस्य होने के नाते जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं उस पर इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरा व्यक्तिगत सुझाव की यहाँ आवश्यकता नहीं है, वो पार्टी की कोर कमेटी तय करेगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, और शीर्ष नेतृत्व में मैं भी हूँ। बैसाखी तो चाहिए ना साथ में? शीर्ष नेतृत्व में मैं भी हूँ। ये जिला पंचायत का चुनाव समापन होने दीजिए, आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ दिखाई दे जाएगी कि आजाद समाज पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़कर सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जिता का आई है। तो जो जनता से हमारा गठबंधन है, और जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रोकना चाहते हैं, जो इसका हिटलरशाही रोकना चाहते हैं, वो लोग समान विचारधारा वाले पंचायत चुनाव के बाद यदि वो चाहे रोकना तो सबका स्वागत है। रविंद्र भाटी कहां से चुनाव लड़ेंगे 27 में? देखिए, मेरा असली राजनीति और मेरा चुनाव में ज़्यादा, मेरा पिछले 20 साल का कैरियर हो गया समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते। मैं तो एक समाज का बेटा हूँ, ना कोई नेता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करता हूँ। जहाँ से समाज चाहेगा, मेरा ये मानना है कि यदि जो लोग समाज की लड़ाई सच्चे मन से लड़ रहे हैं, यदि वो सदन में जाएंगे, विधानसभा जाए चाहे लोकसभा जाए, तो उससे समाज का और गरीबों का, किसानों का बहुत भला होगा।
क्योंकि वो धन्ना सेठ के घर में पैदा नहीं हुए, वो टिकट पैसे दे के लेके नहीं आए। यदि संघर्षशील लोकसभा विधानसभा में जाएगा तो वो समाज के काम आएगा, गरीबों के काम नहीं, आएगा। आप चाहते हैं कि खुद आप चुनाव लड़ें या संगठन में काम करने का देखिए, मन है? जैसे समाज चाहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी चाहें, यदि वो कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए, मेरा समाज कहेगा कि आपको चुनाव लड़के समाज की बात को विधानसभा लोकसभा में मजबूत करना चाहिए, तो सचिन भाई मैं लड़ूंगा। क्योंकि चुनाव लड़ना भी एक अधिकार है, ये लड़ना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार है। कोई किसान का बेटा भी लड़े, गरीब का बेटा भी लड़े, कोई नॉन पॉलिटिकल परिवार का भी लड़े, और वो यदि अपने लोगों की मदद राजनीति रूप से करना चाहता है, क्योंकि राजनीतिक जो ताकत है ना कलम की, वो बहुत बड़ी ताकत है। हमारे लोगों को उसका अहमियत पता नहीं है। जो लोग चुन के जाते हैं या तो कॉमर्शियल लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वो पैसे कमा के टिकट ले आते हैं, फिर राजनीति में आते हैं, फिर पैसे कमाते हैं। लेकिन यदि संघर्ष वाला कोई आदमी जाएगा, यदि वो 60% भी काम करेगा, तो समाज का बहुत बड़ा भला होगा। चलिए रविंद्र भाटी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। तो ये थे रविंद्र भाटी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना।